हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एस पाठशाला में। आज हम लोग जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, दैट इज़ हिस्टोन्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार CSIR एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसके बारे में हम सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन है, क्या है हिस्टोन्स। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता, ये बेसिक वीडियो उनके लिए है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं बिकॉज आई नो द आंसर। सो आई विल टेक यू इन दिस जर्नी और हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन्स होते क्या हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। देखिए, हमें ये पता है कि सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, और जब सेल्स अपने डिवीजन फेज में होते हैं, स्पेसिफिकली जब वो इंटरफेज में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स को प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि वो सेल डिवीजन के टाइम पे उनको यूटिलाइज कर सके, राइट। तो इंटरफेज के टाइम पे जो हमें क्रोमोजोम होता है वो विजिबल नहीं होता, राइट, एज इट इज़ नहीं विजिबल होता जैसा हम क्रोमोजोम को क्रोमोजोम के फॉर्म में देखते हैं। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने क्रोमेटिन, क्रोमोजोम और क्रोमेटिड्स में डिफरेंस बताया है, तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो टू। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और यहाँ आई बटन में भी दे दूंगी। सो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिए बिकॉज दीज आर बेसिक्स जो हमें क्लियर होने चाहिए, राइट। सो इंटरफेज में DNA जो होता है वो हमें क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखाई देता है, राइट। एकदम लूजली बाउंड होता है, वो पता नहीं चलता, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे। लेकिन वही जो क्रोमेटिन है वो M फेज, दैट इज माइटोटिक फेज, जब डिवीजन फेज में आता है तो उससे जस्ट पहले ये क्या होता है, ये क्रोमोजोम्स के फॉर्म में आ जाता है, राइट। तो अब देखो, DNA जो है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में, यानी कुछ इस तरीके से ऐसे पड़ा हुआ दिखाई देता है हमें सेल्स के अंदर, राइट। सेल्स में बेसिकली क्या होते हैं, ये अगर सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोजोम कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देता है। लेकिन जस्ट बिफोर M फेज ये जो क्रोमेटिन है ये क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में, राइट, जो हमें विजिबल होता है, और हम फिर इनको ही क्या बोलते हैं कि ये जो हैं ये क्रोमोजोम्स हैं। और हमें क्या पता है, हमने ये सब चीज़ें बेसिक्स डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी, कि ये कुछ इस ढंग से, इस तरीके से जो है ये क्रोमेटिन ही पैक हो जाता है, राइट। और ये जब क्रोमेटिन पैक हो जाता है कुछ इस ढंग का, तो ये पैक्ड स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसको ही हम मेनली बोलते हैं क्या, क्रोमोजोम्स, राइट। तो ये क्रोमोजोम के फॉर्म में आ जाता है जस्ट बिफोर डिवीजन, राइट। तो यहाँ पे अब आप देखो, ये जो क्रोमोजोम है ये पैक कैसे होता है, ये पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो पैकेजिंग है वो किस ढंग से होगी। क्या ये सिर्फ क्रोमेटिन है जो इस तरीके से पैक हो गया? अगर ये सिर्फ क्रोमेटिन था तो फिर वो यहाँ इस वाले फेज में, यानी इंटरफेज में, वो कुछ इस ढंग का क्रोमेटिन के फॉर्म में क्यों था? ये एक क्वेश्चन आएगा ना आपके दिमाग में कि अगर ये क्रोमेटिन ही है जो इस ढंग से एक पैकेजिंग फॉर्म में आ गया, तो ये इंटरफेस में इस तरीके का क्यों है? दैट मीन्स कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई एक एडिशनल चीज़, एक या दो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो क्या करे, क्रोमेटिन को कुछ इस तरह के क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करे। क्लियर है? तो वो जो चीज़ जो क्रोमेटिन को क्रोमोजोम में कन्वर्ट करती है वो क्या है? तो फिर हमारे पास आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रोमोजोम ऐसा क्या कंटेन करते हैं, राइट, कि इसमें ऐसा आखिर क्या होता है कि क्रोमेटिन क्रोमोजोम में कन्वर्ट होते हैं M फेज में। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं DNA प्लस प्रोटीन्स। तो वो जो प्रोटीन्स हैं वो कौन से टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे या फिर वो हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, राइट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोन्स के बारे में। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि हिस्टोन्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं कि क्रोमेटिन के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं या क्रोमेटिन को बाइंडिंग में जो प्रोटीन्स हेल्प करते हैं वो किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो जो टोटल मास होता है प्रोटीन का इन क्रोमेटिन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू DNA। जितना DNA होगा उतना ही वहाँ पे ऑलमोस्ट प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होगा। तो हम आज की वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में, राइट। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो क्या है हमारा यहाँ, रेप्लिकेशन डिपेंडेंट प्रोटीन्स, और जो दूसरा है वो क्या है, रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट प्रोटीन, ठीक है। तो ये दो टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं हिस्टोन्स में भी। तो ये जो रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट प्रोटीन्स है, इनका क्या मतलब होता है, ये वो वाले प्रोटीन है, क्योंकि हम रेप्लिकेशन कब होता है, हमें ये पता है कि रेप्लिकेशन जो है वो कब होता है, S फेज में, राइट। S फेज जो होता है सेल साइकिल का, मैंने सेल साइकिल की भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल क्या होता है।
क्योंकि हमें ये पता है कि एक फेज़ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, G1 फेज़, फिर क्या आता है S फेज़, फिर आता है G2 फेज़, फिर आता है M फेज़, राइट। और M फेज़ में ही फिर आप प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ बात करते हो, फिर आप उसके बाद बात करते हो साइटोकाइनेसिस की, राइट। तो ये वाली वीडियो भी मैंने डिस्कस की है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो टू, ताकि आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर रहें। क्लियर। तो हमें ये पता है कि रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए का, वो होता है हमारा इस वाले यानी एस वाले फेज़ में। क्लियर है। तो ये जो रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट है, यानी कि इनको इस वाले फेज़ की वेट नहीं करनी, तो ये रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन्स जो होंगे वो सिंथेसाइज होंगे थ्रू आउट द सेल साइकिल, यानी ये सेल साइकिल के किस फेज़ में है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा सिंथेसाइज होते रहेंगे। क्लियर है। जैसे कि H3.3 ये एक हिस्टोन का मॉडिफाइड प्रोटीन होता है, H3 प्रोटीन का ही मॉडिफिकेशन होता है। तो ये जो है, ये H3.3 जो है वो इंडिपेंडेंट प्रोटीन्स में आता है। ठीक है। फिर आते हैं रेप्लिकेशन डिपेंडेंट प्रोटीन्स। तो ये क्या होते हैं, इनको हम ज़रा डिस्कस करते हैं डिटेल में। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है, तो कीप दिस फैक्ट इन माइंड कि आपको ये जो बेसिक से जो पॉइंट्स है ना, दैट इज़ रेप्लिकेशन डिपेंडेंट प्रोटीन्स कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोटीन्स कौन से होते हैं, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ये आपने बहुत बार देखा होगा, गेट में, ICMR में, टिफर में, मल्टीपल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन्स होते हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं। हमने क्या बोला था, रेप्लिकेशन डिपेंडेंट, यानी जब रेप्लिकेशन होगा डीएनए का उसी समय ये वाले प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज होंगे। हमने क्या बताया कि रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज में, इसलिए ये वाले जो रेप्लिकेशन डिपेंडेंट प्रोटीन्स हैं ये कब सिंथेसाइज होंगे, एस फेज में। क्लियर। ये बहुत सिंपल है, याद रखना। ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है कि रेप्लिकेशन डिपेंडेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो मेनली ये वाले हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। और ये वाले प्रोटीन्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आगे जो भी कुछ पढ़ोगे वो इन्हीं प्रोटीन्स के बारे में पढ़ोगे। क्लियर। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि H3 एंड H4 सबसे ज़्यादा कंजर्व्ड प्रोटीन्स हैं, यानी इन दोनों प्रोटीन्स में क्या होता है, वेरिएशन कम से कम होती है। वेरिएशन कम होने का मतलब हो गया स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ H3 एंड H4 जो होंगे वो क्या है, वो कंजर्व्ड हैं। और लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो H1 हिस्टोन जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा वेरिएबल होता है। हम सब बात करेंगे ये सारी चीज़ों के बारे में कि H1 हिस्टोन जो होता है ना वो मेनली लिंकर डीएनए होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा वेरिएबल भी होता है। ये जितने भी हिस्टोन्स हैं इनमें ना डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनका कॉम्पोजिशंस होता है। तो ये सभी हिस्टोन्स में क्या प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड्स। तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये कितना अमाउंट किस में प्रेजेंट होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देखो यहाँ पे अमाइनो एसिड हिस्टोन 1 में लाइसिन रिच होता है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा लाइसिन अमाइनो एसिड होगा। हिस्टोन H2A एंड H2B ये दोनों जो होंगे H2 यानी कि H2 वाले जो टाइप्स हैं इनमें क्या है, स्लाइटली लाइसिन रिच है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लाइसिन नहीं है बट दे आर स्लाइटली लाइसिन रिच। एंड H3 एंड H4 हिस्टोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आर्जिनिन रिच होते हैं। तो लाइसिन और आर्जिनिन ये 2 अमाइनो एसिड आपने देखे कि यहाँ पे कौन कौन से अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हिस्टोन्स के फॉर्म में। तो अब ये दोनों अमाइनो एसिड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ये भी एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि ये हम सिर्फ इन 2 अमाइनो एसिड्स पे इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वो वाला पॉइंट अभी आगे। अच्छा, मेनली हिस्टोन का फंक्शन क्या होता है, हिस्टोन का जो फंक्शन होता है वो मेनली होता है दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोमोसोम्स का जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो आपने पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स जब पैक होते हैं तो वहाँ पे उस वक्त न्यूक्लियोसोम मॉडल बोलते हैं हम उसको। जो हिस्टोन्स हैं और डीएनए हैं वो आपस में बाइंड करते हैं और बीट्स ऑन स्ट्रिंग बनाते हैं, फिर स्कैफोल्ड प्रोटीन बनाते हैं, फिर मेटाफेज क्रोमोसोम बनाते हैं। जब हम डीएनए की पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे तब हम इन सभी चीज़ों के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ये हम क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो हम अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो हिस्टोन का मेजर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो न्यूक्लियोसोम बनाने में हेल्प करता है, राइट। तो जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेनली बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं क्रोमैटिन्स के। क्लियर है। तो ये जो क्रोमैटिन है इसको किसने डिस्क्राइब किया था, दिस वॉज डिस्क्राइब बाय R. कोरनबर्ग इन द ईयर 1974। क्योंकि जब डीएनए का स्ट्रक्चर फाइंड आउट हो गया था उसके बाद ही ये सारी स्ट्रैटेजीज़, ये सारी तरह के जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स हैं वो आई थी। पहले ये पता था कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। अब वो डीएनए क्रोमोसोम जैसा कब दिखता है, कब उसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये वाली जो थियरी थी वो मेनली R. कोरनबर्ग ने 1974 में दी थी। अब ये जो हिस्टोन है इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हिस्टोन्स जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है।
तो ये जो है ये एक पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड है या प्रोटीन्स हैं। ये मोस्ट अबंडेंट यूकैरियोटिक प्रोटीन होते हैं जो डीएनए से एसोसिएटेड रहते हैं। तो यानी डीएनए के साथ एसोसिएटेड रहने वाले मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स कौन से होते हैं? हिस्टोन्स होते हैं। ठीक है जी। 5 तरह के मेजर हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि रेप्लिकेशन डिपेंडेंट प्रोटीन्स होते हैं, तो वो 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, राइट। तो वो कौन कौन से होते हैं? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। क्लियर। और हमें ये याद रखना है कि ये H2A, H2B, H3 एंड H4 ये 2 कॉपीज में प्रेजेंट होंगे और इनको ही हम बोलते हैं कोर हिस्टोन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कोर हिस्टोन। ये सारे जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस में से हैं, सो डू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। फिर आते हैं ये H1 जो है वो लिंकर हिस्टोन है, क्योंकि ये क्या करता है? ये लिंकर डीएनए के साथ बाइंड करता है, राइट। इसलिए हम इसको लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं। तो ये यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 हिस्टोन्स हैं, H2A, H2B, H3, H4। ये 2 कॉपीज में होंगे कोर हिस्टोन्स, और H1 लिंकर हिस्टोन सिंगल कॉपी में होगा। क्लियर। फिर हिस्टोन्स जो होते हैं दे विल बाइंड विथ नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए। डीएनए का हमें पता है कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और हिस्टोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये दोनों ऑपोजिट हैं, इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपस में बाइंड करते हैं। क्लियर। सो हिस्टोन का जो है बहुत हाई कंटेंट होता है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स का। ये एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि लाइसिन और आर्जिनिन क्यों प्रेजेंट होता है, बिकॉज लाइसिन एंड आर्जिनिन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं। तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं उसमें मैक्सिमम परसेंटेज अमाइनो एसिड्स का लाइसिन का होता है या फिर आर्जिनिन का होता है। अब ये क्वेश्चंस एग्जाम में हर तरीके से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि H1 हिस्टोन जो होता है उसमें ज़्यादा क्या होता है, H3 में क्या होता है, H4 में क्या होता है, किसमें आर्जिनिन का कंटेंट ज़्यादा है, किसमें लाइसिन का कंटेंट ज़्यादा है। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीपल टाइप्स में पूछे गए हैं। तो ये लाइसिन का स्ट्रक्चर है और ये जो है ये आर्जिनिन का स्ट्रक्चर है। तो लाइसिन और आर्जिनिन ये जो दोनों अमाइनो एसिड्स होते हैं ये मेनली क्या होते हैं? इनके पास मोर देन 1 अमाइनो ग्रुप होता है, जो कि हमें यहाँ पे विजिबल हो ही रहा है। तो ये जो मोर देन 1 अमाइनो ग्रुप कंटेन करते हैं लाइसिन और आर्जिनिन, इसी वजह से जो होते हैं ये दोनों अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? बेसिक अमाइनो एसिड्स भी कहे जाते हैं। तो ये जो एक फैक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ डू रिमेंबर दीज 3-4 पॉइंट्स दैट हिस्टोन्स में मोस्टली लाइसिन और आर्जिनिन होंगे। ठीक है। हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड कंटेन करते हैं। हिस्टोन में जो ये लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं इनमें क्योंकि मोर देन 1 अमाइनो ग्रुप होता है, इस वजह से दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक अमाइनो एसिड्स। क्लियर है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये हिस्टोन का ऑक्टामर का स्ट्रक्चर है। हम पहले समझते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है। जो डीएनए होता है हमें ये पता है कि ये डीएनए है। ठीक है। डीएनए जो था वो कहाँ प्रेजेंट था? डीएनए हमारा प्रेजेंट है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, कुछ इस ढंग से रखा हुआ है। तो से फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। तो ये अगर कोई सेल है और ये सेल का क्या है? ये वाला, दिस वन इज न्यूक्लियस। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे? ये हमारा डीएनए है। ठीक है। अब ये डीएनए ना बहुत लंबा होता है। ये डॉट जो मैंने बनाया है ये आपको दिख रहा है, मगर सेल को आप देख सकते हो क्या बिना माइक्रोस्कोप के? नहीं देख सकते, राइट। तो आप सोचो कि एक सेल जिसको हम देख नहीं सकते उसके अंदर छोटा सा एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर ये डीएनए पड़ा हुआ है जो कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर्स है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 2-2.5 मीटर का डीएनए इतनी छोटे से स्ट्रक्चर में आखिर रखा कैसे गया है, राइट। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो दिमाग में आया साइंटिस्ट के। तो उन्होंने ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने की कोशिश की कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमने देखा कि ये क्या है? ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली होता क्या है? ये मेनली क्या करेगा? ये ना, जब हम अभी बात कर रहे थे ना कि हमारा एक इंटरफेज आता है, इंटरफेज में हमें डीएनए जो है वो डीएनए के फॉर्म में ही, क्रोमेटिन के फॉर्म में ही दिखता है। वहाँ से फिर क्या होता है? ये क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है विद टाइम, जब हमें माइटोटिक फेज या एम फेज में एंटर करना होता है। तो कुछ इस ढंग से बीड्स ऑन स्ट्रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर समझ रहे हो आप? दिस इज कॉल्ड एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? धागा। तो धागे में मोती जैसा पिरोया हुआ कुछ स्ट्रक्चर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देता है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैं अच्छे से आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के साथ अच्छे से आपको बाद में दिखाऊंगी जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी इसके ऊपर। तो अभी के लिए मैं आपको एक जस्ट रफ डायग्राम से समझा देती हूँ कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये वाला जो ये बीड्स देख रहे हो ना आप, ये बीड्स हैं, ये वाले बीड्स।
ये वाली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज़ द बीड्स। तो ये जो बीड्स हैं ये हैं क्या? तो बेसिकली होता क्या है, डीएनए जो है, डीएनए रैप करता है, डीएनए विल रैप अराउंड दिस बीड्स वाला जो स्ट्रक्चर है उसके चारों तरफ ये रैप करेगा। ठीक है, ये एक मैंने बड़ी अच्छी सी वीडियो बनाई हुई है पैकेजिंग ऑफ डीएनए करके, तो वो आप उसमें देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए जिसमें मैंने डीएनए की पैकेजिंग समझाई हुई है। वो मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, आप प्लीज़ उसको एक बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। तो ये जो डीएनए है ना, इसमें कुछ इस ढंग से ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो बीड्स हैं ये क्या हैं, ये मेनली हैं न्यूक्लियोसोम्स, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोसोम मॉडल बोलते हैं मेनली। तो ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं इसको ज़रा मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाती हूँ। ये कुछ इस ढंग से है, ये देखिए यहाँ पे है H3 और इसके जस्ट नीचे पड़ा होता है H4 और यहाँ पे होता है H2A और यहाँ होता है H2B। क्लियर? तो ये जो है, ये जो हिस्टोन्स हैं H2A, H2B, H3 एंड H4 कुछ इस ढंग से यहाँ रखे हुए होते हैं। लेकिन हमने बोला था कि ये जो है ये 2 में होते हैं, मतलब ये चारों जो प्रोटीन्स हैं ये ट्वाइस होते हैं। तो ये ट्वाइस कैसे होंगे, जितना ये आपको आगे दिख रहा है ना, ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर पीछे की तरफ भी होगा। ठीक है, तो ये जो है ये टोटल कितने हो गए, यहाँ पे भी ये H3 ही है, इसके पीछे भी H3 रखा हुआ है, इसके पीछे भी H4 है, इसके पीछे भी H2B है और इसके पीछे भी H2A है। तो ये क्या हो गए, ये H2A, तो यानी कि H2A हमारा कितना हो गया यहाँ पे 2, लाइकवाइज H2B भी 2 है, H3 भी 2 है और H4 भी 2 है। तो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 8। ठीक है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ऑक्टामर। ऑक्टामर, मर का मतलब होता है सिंगल यूनिट और ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो ये 8 सिंगल यूनिट्स मिलकर के इसको ऑक्टामर बनाते हैं। तो ये ऑक्टामर जो होता है ये बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ होता है और इसी के चारों तरफ क्या होगा हमारा, कुछ इस तरीके से डीएनए जो है वो रैप करेगा, कुछ इस तरीके से डीएनए हमारा रैप करता जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ इस तरीके का प्रोटीन था और यहाँ पे ये डीएनए रैप कर रहा है। अच्छा, अब H1 कहाँ है फिर इसमें, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि H1 कहाँ है। तो H1 जो है वो लिंक करता है मेनली। ठीक है, तो ये लिंकर डीएनए होता है, वो कुछ इस ढंग से ऐसे रखा हुआ होता है ताकि वो लिंक कर सके डीएनए को ऑक्टामर के साथ। क्लियर है, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स। और फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाता है, फिर कुछ इस तरीके की स्कैफोल्डिंग होती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट स्टेज में क्या आता है, फिर हमारा क्रोमोजोम कुछ इस ढंग से बन जाता है, जो हमने डिस्कस किया था ना कि क्रोमोजोम कुछ इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में पैक हो जाएगा। राइट, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है अभी, हम इसका डिटेल्ड जो है वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, ओके, तो अब हमारा मेन फोकस क्या है, ये जो ऑक्टामर था जिसकी हम बात कर रहे थे, हमको ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है। क्लियर, तो ये देखिए यहाँ पे ये H2A है, H2B है, H3 एंड H4 है यहाँ पे। ठीक है, ये इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, ये पर्पल कलर, दिस इज डीएनए। ठीक है, ये जो होते हैं हर एक अमाइनो एसिड जो होता है ना, उसके पास क्या होता है, एक अमाइनो टर्मिनल टेल होता है। तो ये अमाइनो टर्मिनल टेल ऑफ किसका है, हिस्टोन्स का। तो हर एक हिस्टोन के पास अपना एक अमाइनो टर्मिनल टेल होगा, जो आप यहाँ देख सकते हो, दीज आर टेल्स। ठीक है, हर एक हिस्टोन का अपना अपना टेल है। क्लियर है, ओके। ये टेल का फंक्शन क्या होता है, ये टेल जो होते हैं दे विल स्टेबिलाइज डीएनए टू रैप अराउंड द ऑक्टामर। ठीक है, तो ये डीएनए को स्टेबिलाइज करने के लिए मेनली हेल्पफुल होते हैं और इनका जो है ना, इनका बहुत और इम्पॉर्टेंट रोल्स भी है। तो ये जो टेल के साथ वाला हिस्टोन है ये मेनली क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे कोर हिस्टोन फॉर्म करता है, जैसे H2A, H2B, H3, H4 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये मिलकर के बनाएगा कोर हिस्टोन्स। H1 क्या था फिर हमारा, लिंकर हिस्टोन। ठीक है, लिंकर मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पे आपको याद रहने के लिए। हिस्टोन का जो अमाइनो टर्मिनल टेल है वो पहला काम तो क्या करता है कि ये डीएनए को स्टेबलाइज करता है ताकि वो ऑक्टामर के चारों तरफ अच्छे से रैप होता रहे। प्लस ये ही वो साइट है जहाँ पे क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। व्हाट साइट या विच साइट ऑफ हिस्टोन विल एक्ट एज द प्लेस वेयर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कैन अकर। तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, अमाइनो टर्मिनल टेल्स ऑफ द हिस्टोन्स विल एक्ट एज द पॉइंट वेयर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स विल अकर। ओके, तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का काम क्या होता है,
पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जो होंगी तो वो क्या करेंगी, वो ना फंक्शन को अल्टर करती हैं, हर एक इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम जो होगा ना उसके फंक्शन को अल्टर करेगी। अब ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के ऊपर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या होता है, वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत आखिर हिस्टोन्स को है ही क्यों, क्योंकि ये एक अलग तरह का मॉडिफिकेशन है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मतलब से ही समझ में आ रहा है, हमें ये पता है कि डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जब क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन मतलब पहले ट्रांसलेशन हो चुका, प्रोटीन बन चुका, उसके बाद वहाँ पे मॉडिफिकेशन होने की क्यों ज़रूरत है। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस वगैरह होती क्या हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है डीएनए को या फिर हमारी बॉडी को इन चीज़ों की। सो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जो होती हैं वो कई तरह की हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने 2-3 के एग्जाम्पल लिखे हैं, बट और भी बहुत सारी तरह की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि एसिटाइलेशन हो गया, मिथाइलेशन हो गया, फॉस्फोरिलेशन हो गया। तो ये अलग अलग तरह की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, और ये वो वाली हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों के बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और ये जो मॉडिफिकेशंस होती हैं ये ऐसे रैंडमली कहीं नहीं हो जाती हैं। ये मॉडिफिकेशंस जो होती हैं वो सीरीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन रेजिड्यूज पे ही होती है मेनली। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं कि क्यों पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस वगैरह होती हैं, कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, ये सब कुछ हम ज़रूर डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और समझा दूँ इस हिस्टोन्स के बारे में, वो ये है कि स्पर्म जो होते हैं, चाहे वो किसी का भी स्पर्म हो, किसी भी एनिमल का स्पर्म हो, स्पर्म हैज़ प्रोटामीन इंस्टेड ऑफ हिस्टोन्स। इनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ज़रूर याद रखना कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं स्पर्म में, वहाँ पे हिस्टोन की जगह उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटामीन। ये जो प्रोटामीन्स होते हैं, इट हैज़ अ पॉलीपेप्टाइड विच कंटेन्स अमाइनो एसिड आर्जिनिन। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, आर्जिनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये प्रोटामीन के नाम से जाना जाता है, हिस्टोन नहीं होते हैं ये। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वीडियो बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट मुझे उसका पता लगे और मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी, जहाँ पे मेरा पेज नेम सेम है, दैट इज़ एस पाठशाला, जहाँ पे मैं हमेशा क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।